नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। कल एक रिपोर्ट पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे लगा कि ये रिपोर्ट अगर इतनी सच है, तो जो बीजेपी पे आरोप लगता रहा है कि बीजेपी सिर्फ राम की बात करती है, सांप्रदायिकता विरोधी सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात करती है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जिस तरह से शिक्षा को लेकर के जो रिपोर्ट थी, वो आँखें हमारी जो है फटी रह गई। उसमें ये है कि 1 फरवरी को ये जो है एबीपी न्यूज़ पे रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में है कि ये जो आज़ादी के बाद किसके शासन में कितनी बढ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या, क्या था बजट। और ये इसमें बतला रहा है कि 2014 के बाद देश में बड़ी संख्या में हायर एजुकेशन के नए संस्थान खोले गए। इनमें 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, आईआईएम 7, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज। तो मैं चौंक गया। फिर इसमें देखिए कि इसमें आगे लिखा है कि 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हमारी है, ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद देश में बड़ी संख्या में हायर एजुकेशन के नए संस्थान खोले गए। इनमें 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी और 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और 54 लाख युवाओं की दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान हायर एजुकेशन में महिला एडमिशन में 28% की वृद्धि हुई है। तो ये सारी बातें पढ़ करके लगा कि ये तो कमाल है भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है अगर इतनी यूनिवर्सिटियों पे काम हो रहा है तो। और हमने कहा कि फिर जो है सर से बात की जाए और सर जो है आज उन्होंने समय दिया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। चतुर्वेदी सर नमस्कार। आप जानते हैं कि चतुर्वेदी सर जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हिंदी के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा छात्र राजनीति में जो है जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष थे अपने ज़माने में, और लगातार शिक्षा को लेकर के या समाज को लेकर के वो चिंतन करते रहते हैं। 75 से ज़्यादा किताबें लिखी है और शिक्षा को लेकर के उनका ज़बरदस्त अध्ययन है। तो हमने कहा कि सबसे एप्रोप्रिएट व्यक्ति जो है इस पर बात करने के लिए जगदीश्वर सर हैं। और जगदीश्वर सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये जो अभी मैंने प्रस्तावना में बात रखी, जो रिपोर्ट मैंने देखी और शायद आपने भी देखी होगी, ये क्या है, इसके पीछे क्या सच है और क्या फेक है? क्योंकि ये रिपोर्ट तो सच है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, या कोई भी मानेगा। वित्त मंत्री सदन में बोल रही हैं, उसको भी सच माना जाएगा। क्या है हकीकत, क्या है? हकीकत इसके एकदम उलट है। और ये उलट मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसद में जो बात है वो कहनी चाहिए, लेकिन वो बात तो वो कह नहीं रही है। अगर मान लो शिक्षा के बजट में जिसे कहें कि इजाफा किया गया है नरेंद्र मोदी के शासन में, जैसा कि वो दावा कर रही हैं, तो मैं पहले शुरू करना चाहूंगा 7th पे कमीशन से। पैरामीटर तो यहां से तय होंगे ना, शिक्षक को या जो वहां काम करने वाले लोग हैं उनको, वहां प्रोफेसर हैं उनको तनख्वाह कितनी मिलती हैं। मनमोहन सिंह के जमाने में 40% तनख्वाहों में इजाफा हुआ और नरेंद्र मोदी के जमाने में शिक्षकों की 7th पे कमीशन के जरिए सिर्फ 1000 से लेकर 3000 तक सिर्फ रुपए की बढ़ोतरी हुई। और 2014 से लेकर अब तक जो महंगाई की दर है और दूसरी चीजें वो आसमान छू रही हैं। एक साधारण सी चीज है ये, जिससे कि तय होगा कि आप एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं। तो 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनके अनुरूप तो प्रोफेसर्स को पे ही नहीं दी गई। तो हम ये कैसे मान लें कि आपका शिक्षा के प्रति जो है वो एक बहुत ही उच्च किस्म का दृष्टिकोण है। एक और चीज है जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में, राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षा का विकास हो रहा है ना,
नरेंद्र मोदी के जमाने में फीस 2014 से लेके 2024 तक जो बच्चों की फीस है, पहले सामान्य से पैसे में जेएनयू जैसी जगह में विद्यार्थी पढ़ लेते थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जेएनयू में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 10, 12, 13, 14, 15 हजार रुपए महीने की जरूरत है। 10 रुपए महीने पर छात्रावास मिलता था, 10 रुपए महीने पर 2014 के पहले तक। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एकदम हाई जंप। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो फीस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको के मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कब अब धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू किया है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर विकास हुआ है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिले के लिए लंबी लाइन लगती थी, भीड़ होती थी। इसी साल का बता रहा हूं मैं आपको, इसी साल तकरीबन 20% से अधिक सीटें खाली रह गईं। पहले खाली नहीं रहती थी सीटें। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। निर्मला सीतारमण का यह कहना कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज तरक्की की है, एकदम सफेद झूठ है। हां, एक चीज में तरक्की की है, शिक्षा में डिक्टेटरशिप ने तरक्की की है। आश्चर्य की बात है कि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के इंटेलेक्चुअल्स को बुलाने के लिए, फंक्शंस करने के लिए, सेमिनार करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आरएसएस के संघ सरसंघ चालक, सह सरसंघ चालक, आरएसएस के तमाम नेता, इनके लिए और नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रीय कॉल है इनके लिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप जान लीजिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का जीनियस भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया। क्यों? क्या परेशानी थी? आरएसएस के तमाम अनपढ़ जाहिल नेता जो है वो भाषण देने के लिए बुलाए गए। सैकड़ों करोड़ रुपया सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा पर खर्च किया गया यूनिवर्सिटी का। नहीं, ये यूनिवर्सिटियां जो है वो सरकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये गलतफहमी एक जो चीज डेवलप की है इस बीच में कि ये जो विश्वविद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय जो है वो सरकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, सरकार के संस्थान है। नरेंद्र मोदी ने जो सबसे महान कार्य किया है, जिसको कि मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये कहना कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का विकास हुआ है, ये एक तो गलत है। पहली चीज फैक्चुअली गलत, क्योंकि विश्वविद्यालयों में रिसर्च के लिए ग्रांट अब इस आधार पर नहीं दी जाती कि आप किस तरह की अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं। एक तो रिसर्च की ग्रांट घट गई है, और दूसरी चीज जो घट गई है वो क्या है? बुद्धि घट गई है। अब प्रोजेक्ट उसी को मिलते हैं जिसका के आरएसएस में पौआ फेट है। ये तो बहुत ही भयानक है। उस शिक्षक का तो कोई धनी धोरी नहीं है जिसका कि आरएसएस के साथ कोई संबंध नहीं है। तो एक तरह से एकेडमिक्स का जो है रेजिमेंटेशन, हायर एजुकेशन का रेजिमेंटेशन वो बढ़ा है, और वो इस कदर बढ़ा है कि अब एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी व्यवस्था का एक नमूना ये होता है कि विश्वविद्यालय के अंदर उन सभी लोगों के लिए जगह है जो कि बुद्धि की बात करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो शिक्षक हो। आपने कोई कदम उठाया यूनिवर्सिटी में, विद्यार्थी आपसे कहने आए तो आप उनकी बात को सुनेंगे और मानेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जो है विश्वविद्यालय की बैकबोन है। शिक्षक अगर आपके पास में कोई शिकायत लेके आए हैं, आपकी जो पॉलिसी से डिफरेंस लेके आए हैं, तो आप उसे मानेंगे, क्योंकि शिक्षक आपके संचालक हैं।
लेकिन अभी एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि केंद्र नीति बनाता है। देखिए सबसे जो भयानक चीज चल रही है, केंद्र नीति बनाता है और केंद्र के वो कोशिश करता है कि 10, 20, 25 जो है वो इडियट्स किस्म के प्रोफेसर जुगाड़ कर लिए जाएं जो कि संघ के ठप्पा छाप हों, और वे जो कुछ थोप दें उसे सारे देश के विश्वविद्यालय मान लें। ऐसी कहीं शिक्षा चलती है? पहले नहीं चल रही थी, 2014 के पहले कभी नहीं हुआ ये, लेकिन अब हो रहा है। छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, 4 साल का ऑनर्स का कोर्स सारे देश में लागू कर दिया गया, जबरदस्ती। अगर नहीं लागू करोगे तो बजट नहीं देंगे। क्यों भाई, क्या ऐसी जबरदस्ती है? कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची में है शिक्षा। आप राज्यों से डिस्कस करेंगे तो, राज्यों से पूछेंगे तो कि हम विश्वविद्यालय में 4 साल का बीए कोर्स लागू करें कि ना करें? अमेरिका में सक्सेसफुल हो सकता है, और कितना सक्सेसफुल है इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका का हूबहू मॉडल लाके अब हिंदुस्तान में लगा देंगे, हिंदुस्तान चलेगा इससे? तो जो चीज इन्होंने की है वो प्राइमरी तौर पर बोल रहा हूं मैं आपसे, ये कि इन्होंने एजुकेशन में एक तरह से क्योस पैदा कर दिया है, और अपने जगह जगह जैसे कहें कि डिक्टेटर, लोकल डिक्टेटर, वाइस चांसलर नहीं है वो। मैंने बहुत से एक से एक शानदार वाइस चांसलर देखे अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में देखे, स्टूडेंट लाइफ के बाद देखे। हालत ये थी कि जब मैं स्टूडेंट था जेएनयू में, मैं आपको बता रहा हूं, फर्क बता रहा हूं खाली, मैं जब स्टूडेंट का मेंबर था तो अगर मैं कोई डिमांड लेके जाता था, इंडिविजुअली भी जाता था वाइस चांसलर से मिलने, तो वाइस चांसलर आराम से मिलते थे। और साधारण वाइस चांसलर नहीं थे उस समय। जिस समय मैं काउंसलर था उस समय वाई नायडूम्मा जैसा जो लेदर इंडस्ट्री का सबसे टॉप विश्वविख्यात साइंटिस्ट था। आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपके यहाँ तो ये बैरिकेड लगे हुए हैं जगह जगह, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर से सिर्फ वे मिल सकते हैं जो कि आपके सिफारसी लोग हैं। अरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के दरवाजे हर शिक्षक के लिए, हर कर्मचारी के लिए, हर विद्यार्थी के लिए खुले रहने चाहिए। आज की डेट में भी मुझे कोई विद्यार्थी फोन करता है तो मैं फोन उठाता हूं, कोई मिलना चाहता है मिलता हूं। क्या जिम्मेदारी है मेरी? मैं वाइस चांसलर हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ उनसे मिलूंगा जो सत्ता के लोग हैं। ये जो पैटर्न डेवलप हुआ है इसने शिक्षा को एक तरह से सत्ता के तरफ मोड़ दिया है। अब वो जनता की तरफ नहीं है। पहले शिक्षा का जो मुख था वो विद्यार्थियों की तरफ होता था, शिक्षकों की तरफ होता था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि वहां बहुत ही अच्छा कर दिया है हमने, नहीं, अच्छा नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है, बल्कि विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बजट लगातार कम हुआ है। सर एक मिनट सर आपको रोक रहा हूं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट थी, मैं सुबह देख रहा था, अमर उजाला अखबार में छपा है, और ये छपा है 30 जनवरी 2014 को, मतलब इसी साल की रिपोर्ट है। 30 जनवरी ज़्यादा समय हुआ नहीं है जी। ये बतला रहा है, इसमें के की पॉइंट्स में बताऊं कि 2020 में 99,300 का बजट था। यह सालाना आधार पर 5% ज़्यादा था। इसके अलावा कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। धनंजय जी रुक जाइए, आपको मैं आपको हेल्प कर देता हूँ उसे समझने में। खाली मैं वो चाबी दूंगा जिससे आप उसको समझ जाएंगे खबर को। आपने कितना बढ़ाया? 5%। ठीक, किस मद में खर्च होगा ये पैसा जानते हैं? आप 100 रुपया जो देते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, उसमें से 95 से लेकर 98 रुपए खर्च होते हैं सिर्फ तनख्वाहों पर। अब 2 रुपए या 5 रुपए बचेंगे, उस 2 रुपए और 5 रुपए में डस्टर नहीं आएगा साइन बोर्ड पहुंचने का। किसे समझाना चाहता है? सर इसमें एक और बात लिखी है इसने कि एजुकेशन पॉलिसी जो 2019 में जिसका मसौदा बना, उसमें कहा गया कि कम से कम 30% जीडीपी का 6% किया जाए। हाँ। और उसके बाद लगातार जो है पिछले साल की तुलना में खर्च, जो वास्तविक खर्च था उससे ज्यादा पैसे आवंटित किए गए। और ये 2023 में जो बजट गया, अभी अंतरिम बजट से पहले जो था, अंतरिम बजट का तो आपके
मैं एबीपी न्यूज वाला रखूंगा आपके सामने। लेकिन इसमें यह है कि वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय को 13% की बढ़ोतरी के साथ, 13% की बढ़ोतरी बोल रहा है, 1,12,899 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। अरे यह वित्त सवाल वर्ष ये है 2024 के कि लिए। अरे जी सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सवाल ये है कि ये जो आप आवंटित कर रहे हैं ये किस में खर्च होगा? ये आपने, मैं कह रहा हूं 50% बढ़ा दिया। सवाल ये है कि क्या शिक्षक को रिसर्च के लिए पैसे हैं? क्या क्लास में बैठने की सुविधाएं हैं? क्या क्लास में पर्याप्त शिक्षक हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं आपको बता रहा हूं जो स्थिति है और यूनिवर्सिटी सिस्टम की स्थिति है वो ये है कि तकरीबन 50 से लेकर 60% सीटें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की खाली पड़ी हैं, वैकेंट पड़ी हैं, भरी नहीं गई हैं। क्यों नहीं भरी गई हैं? और जहां भरी गई हैं, अभी जहां भरी गई हैं, जिसका कि हम लोग जिक्र करते हैं, आपसे भी हम साझा कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो सीटें भरी गई हैं, शिक्षा में एकेडमिक्स के मूल्यांकन का, एकेडमिक्स के चयन का एक लेवल होता है। ये जो बजट में जो 13% की आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है ना, ये बढ़ोतरी इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि वो लोगों की तनख्वाहें बढ़ी ना 7th पे कमीशन की वजह से। तो पगार कहां से देंगे? वो पगार इसी में शामिल है। और वो पगार में जो पैसा जा रहा है वो उसके बाद में पैसा बचता नहीं है। आप जाइए किसी वाइस चांसलर के पास जाइए, आप, रिकॉर्ड है ये। पहले विश्वविद्यालयों में 2014 के पहले तक की बता रहा हूं स्थिति कि विश्वविद्यालयों में आसानी से लोगों को साल में हर डिपार्टमेंट को 2-3 राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार करने के लिए पैसे मिल जाते थे। तो सर क्या मतलब अभी के बजट की तुलना में पहले ज्यादा बजट था शिक्षा का? एक तो सवाल ये है। दूसरा सर, आप जब कह रहे हैं कि पहले 7th पे कमीशन में जो है सैलरी बढ़ी 40% तक, इन लोगों ने 10 सालों में 1 से 3,000 तक बढ़ाया, इन लोगों ने तो सैलरी बढ़ाई नहीं। तो नहीं। उस समय जो सरकार ने बढ़ाई थी सैलरी, 7th पे कमीशन के तहत जो सैलरी मिल रही थी, उस समय क्या ज्यादा बजट था? उस समय भी तो सैलरी दी जाती थी, सैलरी पे पैसा। आज बोल रहे हैं 98% खर्च हो रहा है, उस समय भी होता होगा। नहीं, एक फर्क था। एक तो ये जो आपके जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है उनके लिए अलॉटमेंट, और दूसरा ये आपके लिए एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज है उसके लिए अलॉटमेंट, जैसे रिसर्च है, सेमिनार है, इनके लिए अलॉटमेंट। तो इसके लिए पैसा दिया जाता था अलग से। इन्होंने क्या किया कि ये पैसा अब काट दिया। यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर एक्टिविटीज नहीं होंगी तो सिर्फ क्लासेस होंगी, आप समझिएगा, तो यूनिवर्सिटी का चरित्र नहीं सुधरेगा। सारे देश में स्थिति इतनी खराब है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं कहीं जाता नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम खबर तो रखता हूं। मैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार ऐसी हर डिपार्टमेंट में जो होती रही है अब नहीं होती। और तो और छोड़ दीजिए, अमृत महोत्सव के नाम पर जो रेवड़ी बटी है उसमें एकेडमिशियंस नहीं बुलाए गए, उसमें बुलाए गए आरएसएस के लोग। अमृत महोत्सव के नाम पर कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रोग्राम किए हैं, कोई हिंदी में, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई एस्ट्रोनॉमी में। ये तमाम किस्म के जो डिपार्टमेंट ही अलग अलग तरीके के लोगों को बुला के अपने यहां सेमिनार करते थे और करते रहे हैं, लेकिन इनके लिए पैसा नहीं है, सेमिनार के लिए पैसा नहीं है। पहले नॉर्मली होता था, डिपार्टमेंट ने मीटिंग की, एक सेमिनार का प्रपोजल दिया, वाइस चांसलर ने तत्काल सैंक्शन कर दी, मुश्किल से 2 या 1 दिन लगते थे। अभी जानते हैं स्थिति क्या है पैसे की? मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया, मैं एज ए टीचर मैंने पढ़ाया, एज ए रिसोर्स पर्सन, तो मेरा पारिश्रमिक तो आना चाहिए ना। मेरा पारिश्रमिक अभी तक नहीं आया है। ये नॉर्मल चीज है। क्यों? क्योंकि मुसीबत यही है कि आप ने जगह जगह जो प्रोग्राम तो करेंगे लोग कैरियर एडवांसमेंट के लिए, लोगों को वो कोर्स नहीं करेंगे तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, हम लोग पढ़ाने नहीं जाएंगे तो उन्हें नई चीज पता नहीं चलेगी। लेकिन हमें पढ़ाने के लिए जो मिनिमम पारिश्रमिक 1,500 या 2,000 रुपए मिलते हैं एक लेक्चर के, 4,000 रुपए का बिल जानते हैं पास होके नहीं आया मेरे खाते में अभी तक।
और ये मेरी स्थिति नहीं है, मैं ऐसे 10 उदाहरण बता सकता हूं आपको। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर पैसा है तो ये होना चाहिए कि उसे खर्च किया जाना चाहिए, उसे दिखाई देना चाहिए। आपको सेल्फी पॉइंट के लिए पैसा है, और तो और क्लासिक चीज बता रहा हूं मैं आपको। अभी 1 या 2 दिन, अभी कल या मैं ही दिल्ली के कॉलेज में बाकायदा कई दर्जन कुंड बना के यज्ञ हो रहा है, 80 कुंड यज्ञ। कमाल है। यज्ञ के लिए पैसा है, सेमिनार के लिए पैसा नहीं है। यह कैसा मैनेजमेंट हो रहा है? इसका मतलब यह कहीं कोई बहुत सीरियस चीज घट रही है जिसको कि हम लोग देख नहीं रहे हैं। उसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये जो पैसा बढ़ा है, जो भी वो कह रहे हैं ना 13% तो कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की सैलरी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के, वही इतने हैं कि वहां डस्टर, मैं कह रहा हूं प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए डस्टर और खड़िया जिससे वो लिखें, वो अब लाना मुश्किल है। इतना पैसा नहीं होता। और राज्य सरकारों की स्थिति तो उससे भी बदतर है। तो हायर एजुकेशन क्या है, जहां पर कि खर्च करना चाहिए था आपको 6%, वहां इस बार बजट में कटौती की गई है। इस बार के बजट में उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह बात वो एसेंशियली गलत कह रही हैं, बल्कि 1000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जान लीजिए आप। ये जो कहना कि हम बढ़ा रहे हैं, नहीं, बढ़ा नहीं रहे हैं। एक और चीज है जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, वो ये कि ये बताओ कि शिक्षा में अगर इतनी शिक्षा, जैसा कि आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि कितने करोड़ लोगों को उन्होंने वो दी, क्या कहते हैं, स्किल्ड एजुकेशन। जी। तो स्किल्ड एजुकेशन तो दी, लेकिन क्या स्किल्ड लेबर के लिए काम दिया क्या 4 करोड़ लोगों को? सरकार ये नहीं कह पा रही है कि मैंने 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अभी जान लीजिए, स्किल्ड 4 करोड़ लोगों का की खपत 10 साल में नहीं हुई, ये नहीं कह पा रही है। अगर कह पाते, नरेंद्र मोदी मुश्किल से 3 या 4 उन्होंने वो कहते हैं रोजगार प्रमाण पत्र बांटने के कार्यक्रम किए थे, जिसमें 75-70 हजार 80 हजार के करीब 1 लाख के करीब सर्टिफिकेट उन्होंने बांटे, सो कॉल्ड। तो अगर आपका ये रिकॉर्ड है कि पिछले 10 साल में आपने मुश्किल से 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, तो ये तो बहुत खराब रिकॉर्ड है आपका। 140 करोड़ की आबादी में अगर ये स्थिति हो कि हम स्किल्ड लेबर पैदा करें 4 करोड़ और नौकरी न दें 4 को भी। और एक चीज जो कि जिस पर कायदे से सोचना चाहिए हमें, मतलब मैं इस पे ज्यादा सीरियस हूं कि ये जो बजट है ये तो ठीक है, हम मान लेते हैं आपने बहुत तरक्की की है, आपने बहुत बजट दिया है, फाइन। कैंपस में एकेडमिक फ्रीडम क्यों नहीं है? पढ़ाने की आजादी, अकादमिक गतिविधि की आजादी क्यों नहीं है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी जगह पर एकेडमिक फ्रीडम नहीं है। दूसरे विश्वविद्यालय तो छोड़ दीजिए आप, वहां 2019 से इलेक्शन नहीं हुए थे छात्र संघ के, जो स्वायत्त छात्र संघ है। आप छात्रों के यूनियन के चुनाव नहीं होने देंगे, आप शिक्षकों की यूनियन के चुनाव नहीं होने देंगे, आप वहां सेमिनार नहीं होने देंगे, और साफ कहेंगे कि ऐसी कोई सेमिनार नहीं होनी चाहिए जिसमें कि मोदी के खिलाफ बोला जाए। एकेडमिक फ्रीडम खत्म, शिक्षा का विकास। ये कैसी एकेडमिक फ्रीडम है जिसमें कि किसी को बोलने की आजादी नहीं होगी? अच्छा, आपसे फिर दूसरे लोग सीख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय, वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। सो फाइनली आपने एक ऐसा रेला शुरू किया कि एकेडमिक फ्रीडम एकदम केंद्र में भी खत्म हुई है और राज्यों में भी उसका असर पड़ा है, और राज्यों में भी एकेडमिक फ्रीडम कर्टेल की गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर पैसा दिया जा रहा है तो एकेडमिक फ्रीडम तो होनी चाहिए। वाइस चांसलर क्यों
या कॉलेज के प्रिंसिपल्स को यूजीसी क्यों फोर्स कर रही है सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए? सेल्फी पॉइंट से जितने बच्चों को नौकरी, ये सॉरी, स्कॉलरशिप मिल सकती थी, वो क्यों नहीं दी गई? आप याद कीजिए, एकेडमिक फ्रीडम है ना, जेएनयू के गेट पर क्या लगाया गया है? आप याद कीजिए, कुछ साल पहले ऑर्डर देके टैंक लगाया गया। टैंक, कमाल है। यानी आपको एकेडमिक फ्रीडम की जरूरत नहीं है। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पिछले 14 साल में जो बहुत ही खतरनाक चीज डेवलप हुई है वो ये कि संघ के डिक्टेटर के तौर पर वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां हुई हैं और पूरे के पूरे कैंपस के प्रवेश को, एकेडमिक प्रवेश को, खासतौर पर नौजवानों के, यूथ के प्रवेश को एक तरह से उसका संघीकरण किया गया है। अगर तुम संघ के साथ हो तब तो ठीक हो, अगर संघ के साथ नहीं हो तो ठीक नहीं हो। और कराना इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए, हर विद्यार्थी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर विद्यार्थी की फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट चेक की जा रही है, उनके प्रिंट आउट लिए जा रहे हैं। अगर वो इंटरव्यू के लिए जाते तो उन्हें दिखाया जाता कि तुमने ये लिखा था सरकार के खिलाफ। ये तो कभी नहीं हुआ। शिक्षकों के ऊपर दबाव है कि वे सरकार के बारे में न लिखें, वे सरकार के खिलाफ न बोलें। पैसा किसके लिए है? ये देश का पैसा जो एजुकेशन में दिया जा रहा है किसके लिए है? ये नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, ये डेमोक्रेसी के लिए है। दिक्कत ये हो गई है कि अब सरकार का मानना यह है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो अगर सरकार हमारी है तो अब यूनिवर्सिटी, वहां के विद्यार्थी, वहां के शिक्षक सिर्फ नरेंद्र मोदी की सेवा के लिए काम करें। ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। शिक्षा का मतलब है लोकतंत्र की सेवा करना। शिक्षा का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री की सेवा करना, वो XYZ कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो ये जो नया जो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है वो ये नया, जैसे मोदी मॉडल एजुकेशन का, वो मॉडल क्या डेवलप हुआ है कि अब शिक्षा को मोदी के प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। और ये मॉडल सीधे सीधे इटली के, मुसोलिनी के एजुकेशन के मॉडल से नकल करके लागू किया जा रहा है। एक अन्य चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि हमें ये पूछना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। हालत यह है कि आप तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में अगर किसी ने मोदी के खिलाफ लिख दिया है तो उसे सो कॉल्ड नोटिस मिल जाते हैं और उसको नौकरी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है अगर वो वापस न ले तो। आप याद कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल बोर्ड के सलाहकार मेंबर भानु प्रताप मेहता, उनको अशोका यूनिवर्सिटी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने की वजह से वहां से छुट्टी कर दी उनकी। और भी कई लोगों के साथ हुआ ही है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? विश्वविद्यालय और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ये एकदम टेरर है कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, सरकार के खिलाफ मत लिखो, अगर लिखोगे तो नौकरी नहीं कर सकते। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के सेवा के लिए एजुकेशन है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो। हमारे यहां स्थिति ये हो गई कि अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके डिक्टेटरशिप की सेवा में लगे हुए हैं। कोई एकेडमिक फ्रीडम नहीं है। मैं जो जिस चीज पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लिखने की, बोलने की आजादी चाहिए। अगर कैंपस में लिखने और बोलने की आजादी नहीं होगी, हालत इस कदर बदतर हो गई है कि अब लोग क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना उसके वीडियो लेते हैं, और अगर आपने कोई बात आरएसएस के खिलाफ बोली है तो आपको वो शिकायत कर देगा कोई जाके आरएसएस कार्यकर्ता, और वो जाके फिर वाइस चांसलर सो कोई नोटिस देगा और आपकी खिलाफ एक्शन होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप वो क्लासेस में भी टेरर क्रिएट कर रहे हैं। पहले था एक निजी स्पेस था प्रोफेसर का, और एक था सार्वजनिक स्पेस, एकेडमिक स्पेस, प्रोफेशनल स्पेस। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ये प्राइवेट और प्रोफेशनल स्पेस के बीच में जो दीवार थी वो गिरा दी गई है। अब दोनों पर संघ की निगरानी है। आपकी प्राइवेट लाइफ क्या है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, दोनों उनकी निगरानी में है। और ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है जिस पर की बात नहीं हो रही। बात बजट की नहीं है, बजट आप चाहे जितना दे दीजिए, लेकिन आपने अगर जवानी खींच ली मेरी
मैं अपनी बुद्धि से काम ही नहीं कर सकता, तो मुझे फायदा क्या? मुझे उस यूनिवर्सिटी का फायदा क्या? एक अन्य पहलू है जो कि इस बीच में डेवलप हुआ है, जो कि कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए और वो बोला जाना चाहिए, वो ये कि ये जो विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं है, उन राज्य सरकारों के दायरे में जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के पदेन जो है चांसलर जो है गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर के जरिए अब लगातार विश्वविद्यालयों को पंक्चर किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा पॉलिटिक्स है? ये तुम अगर ममता बनर्जी को हरा नहीं सकते तो ये कौन सा तरीका है कि बंगाल के विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अब राज्यपाल बुला के वो डिक्टेट करे, जिस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को चाहे हटा दे, जिस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को जब चाहे बिठा दे। ये जो मनमानी घरजानी हो रही है बंगाल में, तो बिल्कुल एकदम एकदम नंगा नाच चल रहा है। केरल में बिल्कुल एकदम परेशान करके रख दिया गवर्नर ने। गवर्नर के पद का दुरुपयोग शिक्षा के खिलाफ, और खासतौर उच्च शिक्षा में, जो बात मैंने शुरू में कही थी, अब वाइस चांसलर जो है डिक्टेटर की तरह आचरण कर रहे हैं, संघ के डिक्टेटर की तरह। कोशिश की जा रही है यूथ में, शिक्षकों में कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें सरवाइव करना है, तुम्हें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, तो हमारे साथ जाओ, और हमारे साथ नहीं रह सकते तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये परिवेश अगर शिक्षा में विकसित किया जा रहा है तो इसका मतलब है शिक्षा में कहीं बहुत सीरियस घोटाला चल रहा है। और ये हर विश्वविद्यालय में, आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाइए। थर्ड चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाइए, आप इंटरनेट पर जाइए, सर्च कर लीजिए, मैं लिस्ट नहीं बताना चाहता। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाए गए उनमें से अधिकतर वाइस चांसलर करप्ट पाए गए, करप्शन के चार्ज में निकाले गए। वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक तमाम किस्म के गोरख धंधे में वो शामिल पाए गए। क्यों? ऐसे रत्न कहां से खोज के लाते हैं आप? जिनको के दागी लोग हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जिन पर आरोप प्रमाणित हो चुके हैं, उनको आप वाइस चांसलर क्यों बनाते हैं? क्या लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की? आप बीएचयू में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आप कहीं भी आप छोड़ नहीं रहे रास्ता लोगों के लिए। जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे हैं वो लोग अब जो दागी हैं वे लोग वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो एजुकेशन में अगर विकास है और उन्नति है तो वहां और ज्यादा फ्रीडम होनी चाहिए, और ज्यादा कंजीनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जिसमें कि लोग आराम से रिसर्च कर सकें, सेमिनार कर सकें, गोष्ठियां कर सकें, तरह तरह की विचारधाराओं के ऊपर विचार विमर्श कर सकें। लेकिन अब तो ये संभव ही नहीं है। ऐसा तो हमने हिंदुस्तान नहीं सोचा था कि जिसमें कि ये संभव ना हो। नहीं, हमने तो नहीं सोचा था। तो ये जो डिक्टेटर एजुकेशन, या जो नई जो एजुकेशन है, वो कैसी एजुकेशन है जो मोदी युग में पैदा हुई है? वो सर्वसत्तावादी एजुकेशन है, जिसमें के राजनीति के या सत्ता के उपकरण के तौर पर विश्वविद्यालयों को तब्दील कर दिया गया है। भर्ती किस बात पर हो रही है अब? शिक्षकों की भर्ती सिर्फ एक ही, मुझे तुम्हारी संघ के प्रति लॉयल्टी चाहिए। संघ के प्रति लॉयल्टी है तो तुम्हें नौकरी मिल सकती है, और संघ के प्रति लॉयल्टी नहीं है तो नौकरी नहीं मिल सकती। ये जो फिनोमिना है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। एक आखिरी चीज बोल के मैं ये चीज मैं रोकूंगा, मैं वो ये कि बाकायदा गिरोह पैदा कर दिए गए हैं एजुकेशन में, बहुत ही खतरनाक है। आप याद कीजिए कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं हुई थी, तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं अभी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मान लो आज कोई बात हो जाए, आपके पक्ष में 50 शिक्षक स्टेटमेंट दें कि नहीं, धनंजय के साथ में ये अन्याय हुआ है, धनंजय के डेमोक्रेटिक राइट का हनन हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं, तो आप तय मान लीजिए 200 शिक्षक प्रतिवाद में तत्काल उसके काउंटर में चले आएंगे। 2014 के पहले ये फिनोमिना नहीं था। ये जो
शिक्षकों में जो डिक्टेटर भावबोध के प्रति जो आकर्षण, उनका ध्रुवीकरण, लड़कों को जुलूस के लिए दंडित किया जा रहा है, उन पर 10-10 हजार, 18-18, 20-20 हजार रुपए फाइन। जेएनयू में जुलूस के लिए फाइन, आप उसकी लिस्ट देखिए। कभी सोच सकते हैं हम लोग जुलूस के लिए फाइन हो? हिंदुस्तान एक ऐसा देश बन गया है, एजुकेशन सिस्टम, विश्वविद्यालय के प्रांगण, वाइस चांसलर सेमिनार के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता रहा हूं घटना, रांची यूनिवर्सिटी में जब कन्हैया कुमार का आंदोलन चल रहा था तो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर भाषण देने के लिए विश्वविद्यालय नहीं बुलाए, विश्वविद्यालय ने बुला के उनको, प्रोग्राम था उनका, आरएसएस के लोग पहुंच गए कि ये प्रोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कन्हैया कुमार के आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया है। वाइस चांसलर ने उस व्यक्ति को प्रोग्राम नहीं करने दिया, प्रोफेसर पानी को प्रोग्राम नहीं करने दिया। प्रोग्राम कैंपस में होगा कि नहीं होगा ये कौन लोग तय कर रहे हैं? ये वे लोग तय कर रहे हैं जिनका एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है। कैंपस जो सबसे खतरनाक चीज हुई है, कैंपस को डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स का एक तरह से मैदान बना दिया गया, मोबिलाइजेशन का मैदान बना दिया गया और छात्रों को गोलबंद किया जा रहा है डिक्टेटरशिप के समर्थन में। और यह खतरनाक चीज है। पहले विद्यार्थी पढ़ने आता था यूनिवर्सिटी में, इसलिए नहीं आता था कि उसे आरएसएस ज्वाइन करना है। अब स्थिति है कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं। ये तो बहुत ही चिंता की चीज है। ये अच्छी चीज नहीं है। और तो और बताऊं मैं आपको, ये जिस दिन राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा था, उस दिन जिन विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हो रही थी, परीक्षा अंदर हो रही है और दरवाजे पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं। अगर ये फिनोमिना है तो ये बहुत खतरनाक फिनोमिना है। एकेडमिक्स के प्रवेश को हमें अकादमिक नियमों से चलाना होगा, सत्ता के नियमों से और सत्ता के एजेंडे पर नहीं चलाना होगा। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सस्ती फीस, जो कि अब दुर्लभ है। आप तय मान लीजिए फीस का जो ढांचा अभी बनाया गया है कि अब एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए 60,000 70,000 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में चाहिए पैसा। 60,000 70,000 रुपए अगर साल में, 80,000 रुपए अगर साल में गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में फीस देनी पड़े तो विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? निम्न मध्य वर्ग और उसके नीचे के लोग तो पढ़ ही नहीं सकते यूनिवर्सिटी में आके, कहां जाएंगे वो लोग? हाँ, एक काम जरूर हुआ है, कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैदा हुई है, विद्यार्थियों की भर्ती हो रही है, वहां डिग्रियां दी जा रही है, बाकायदा क्लासेज नहीं होती। लस्टम पस्टम कोई क्लास हो जाए, बाकी क्लासेज नहीं होती। अधिकतर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का हाल यही है, भर्ती है वहां सब जगह। और तो और मेडिकल की भी भर्ती है उन सब में, डॉक्टर भी निकल रहे हैं। मेरे अकेले मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 विश्वविद्यालय खुल गए, लेकिन 5 या 6 विश्वविद्यालयों के लायक शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षक नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग में 2-4 शिक्षक घूम रहे हैं। तो जो चीज है वो ये कि अगर मान लो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं तो ये तो इंश्योर किया जाना चाहिए ना कि शिक्षक है कि नहीं है। तो जब सरकारी विश्वविद्यालयों में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं, उनमें ही जब 50 से लेकर 60% तक पोस्ट खाली हैं शिक्षकों की, शिक्षा में तरक्की हो रही है ना। गुजरात मॉडल है और गुजराती प्रधानमंत्री है। पता कीजिए गुजरात में कितनी पोस्ट खाली है विश्वविद्यालय और कॉलेज में। 60 से लेकर 70% तक पोस्ट खाली, और किसी भी जगह गेस्ट लेक्चरर को 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। तो जहां आपके पास में पैसा नहीं है देने के लिए, आप परमानेंट नौकरी नहीं है देने के लिए, आप कह रहे हैं शिक्षा में तरक्की हो रही है, यह कैसे संभव है? जो पोस्ट एक बार खाली हो गई वो खाली हो गई, फिर वो भर्ती नहीं है, भरने में बहुत टाइम लगता है। जो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये कि शिक्षा में बजट अगर बढ़ा है तो वो रिसर्च में दिखाई देना चाहिए, वो छात्रवृत्ति में दिखाई देना चाहिए। शिक्षा का बजट बढ़ा है ना, 50,000 स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों की जो हायर एजुकेशन में थी, वो इस बजट से कैंसिल कर दी गई, निकाल दी गई।
मुझे ये समझाने की कोशिश न की जाए, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं निर्मला सीतारमण के इस स्टेटमेंट को। कारण क्या है? कारण क्या है? आप जैसे एक शिक्षक के अंडर में आप कितने विद्यार्थी रिसर्च के लिए देंगे? मैं आपको बता रहा हूं, आपने फिक्स किया हुआ है यूजीसी से लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर के लिए। हालत यह कि विद्यार्थी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षक अपने अंदर रख ही नहीं सकता उस संख्या से ज्यादा। तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? सीटें घटती जाएंगी। जेएनयू जैसी जगह में सीटें घट गई, वर्कलोड नहीं, क्योंकि शिक्षक के पास में उतने ही विद्यार्थी रख सकता है, सीट खाली होंगी तब तो विद्यार्थी आएंगे। तो मेरा कहना यह है कि आपने लोगों की शिक्षा के लिए रास्ते रोकने के लिए अनेक तरीके निकाल दिए हैं। होना क्या चाहिए? होना सिर्फ ये चाहिए, मान लो जेएनयू बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, नरेंद्र मोदी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, फाइन चलाएं। नरेंद्र मोदी खाली इतना कर दें कि जेएनयू की स्ट्रेंथ को बढ़ा के, जो 6000 है अभी 6500, उसे बढ़ा के 60,000 कर दें। क्या दिक्कत क्या है सर? लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना सर, वो क्यों करेंगे ऐसा? जब जनता को, जो आज जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना नहीं है, तो आप क्यों यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं? उनके बच्चे को पढ़ना नहीं है, उनको लड़कों को नौकरी करनी नहीं है, वो आवारागर्दी करनी है, तो यूनिवर्सिटी खोल के क्या करेंगे? क्यों सस्ती फीस चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है, हमारा हम तो सर हम तो आप सर देख लीजिए ना, आप जो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो जो विद्यार्थी वहां जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, उनको तो पता है, उनके माँ बाप को पता है, लेकिन कहीं कोई स्वर है, ना। कहीं कोई विरोध का स्वर है? बल्कि ये तो कहा जा रहा है कि बड़े गर्व से कह रहे हैं सदन में, संसद में, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, तो नहीं, और वो 400 पार। नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरी बार नहीं, मैं 30 बार मोदी सरकार बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपने क्या व्यवस्था, आप जो कह रहे हैं वो व्यवस्था है। सिर्फ मैंने तो एक उदाहरण दिया कि सीटें फिलअप नहीं हो रही, और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये 4 साल कोर्स लागू हुआ है लेकिन ना। मोदी सरकार सर इसीलिए लाना है कि शिक्षा खत्म कर देना है। आप कह रहे हैं शिक्षा लाके दो, नहीं, पढ़ के क्या होगा? पढ़ के क्या होगा सर? राम मंदिर में नहीं, पूजा करेंगे, घंटा बजाएंगे, वहां प्रसाद मिलेगा, उससे स्वर्ग मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है पढ़ करके? फिर पढ़ो, फिर नौकरी करो, फिर जो है दूसरों को पढ़ाओ, क्या करना है पढ़ा करके दूसरों को? पैसे कमाइए किसी तरह लूट करके और बच्चे को विदेश भेज दीजिए, यही तो शिक्षा नीति है इस देश की। नहीं, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरे लिए तो ये जरूरी है कि शिक्षा बची रहे। मेरे लिए जरूरी है कि नौजवान को फ्रीडम मिले और अच्छी एजुकेशन मिले और कम पैसे में मिले। मुसीबत यह है कि वे कम पैसे में जब एजुकेशन देना ही नहीं चाहते, तो वे दावा कैसे कर सकते हैं शिक्षा का विकास हुआ है? सर वो तो कह रहे हैं कि हमने लोगों की ये कमाई बढ़ा दी है, पहले कितनी कम कमाई थी, आज कितनी कमाई है, वो तो लोग ये उदाहरण देते हैं सर हर जगह। आपके पास भी लोग बोलते होंगे पहले कमाई कम थी, अभी कमाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ेगी क्या? नहीं, तर्क है ये सब सर। नहीं, 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 महंगाई कमाई बढ़ी नहीं है, बल्कि कमाई घटी है। लोगों को ये अंदाजा ही नहीं है कि उनकी कमाई घटी है, ये प्रोपेगेंडा है खाली। वास्तविकता यह है कि लोगों की कमाई घटी है। आज स्थिति यह है कि आप के पास में लहसुन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। निर्मला जी लहसुन नहीं खाती सर, निर्मला जी लहसुन नहीं खाती हैं, देश को नहीं खाना चाहिए लहसुन। वो तो यह है कि सिर्फ मुसलमान खाते हैं लहसुन, इसलिए दाम बढ़ा दो। हाँ बात हाँ, यह है, मैं बिल्कुल। वो तो समझ में आती है, लेकिन सवाल यह है कि जब जिस देश में देश के नागरिकों के पास में सामान्य पैसे न हो खरीदने के लिए, मतलब छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण। सर नागरिक वोट उसी के लिए देते हैं सर कि हमारे पास पैसे न रहे, हम पैसे के लिए फिर भगवान के पास जाएं, और नहीं, उनकी कृपा होगी तो हम अमीर अमीर हो जाएंगे। सर आप कहाँ सर उधर मत जाइए सर, खाली ये सच रख दीजिए सामने कि ये सच है, बाकी उनको तो वही चाहिए। वो उनको नहीं चाहिए अच्छी देखिए, शिक्षा, अच्छी अभी व्यवस्था बोलने की देखिए आजादी, वो अभी मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। मैं तो खाली एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या चला जाए। हाँ नहीं, हम तो कहते हैं कि राजधानी नहीं, नहीं, बना दीजिए, भारत की नहीं, नहीं, राजधानी अयोध्या। मैं ये चाहता हूं पूरा देश अयोध्या चला जाए। बस मुझे खाली सामान्य ट्रेन की व्यवस्था कर दीजिए। हालत यह है कि इस बीच में उत्तर प्रदेश में मास स्केल पर सिर्फ जो ट्रेन कैंसिल हुई हैं, वे ट्रेन वही कैंसिल हुई हैं जिनमें आम आदमी चलता है।
वे ट्रेन कैंसिल नहीं हुई जिसे वंदे मातरम कहते हैं। तो सर आम आदमी क्यों कहाँ जाना चाह रहा है आम आदमी? वो घर में तो बैठो, अब 5 किलो अनाज है, नहीं, खाओ और सो। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कुछ सुलभ तो करो। शौचालय भी बन, सर लैट्रिन भी बनवा ही दिया, वहां पर जाकर लैट्रिन कर दो। नहीं, लेटरिन की तो संभावना ही खत्म कर दी है उन्होंने, क्योंकि जब खाएंगे ही नहीं तो कुछ होगा ही सर नहीं। इतने दर्द, इतने लोग वोट दे रहे हैं, हमारे हमारे वीडियो पे कितने कमेंट आते हैं, उस तरह के भी कमेंट आते हैं, हालांकि हम बहुत छांटते रहते हैं। तो सर नहीं ये देश, सर यही एक गाना है सर, वो हिंदी जो सिनेमा में तर्क एक गाना है सर। वो जो तर्क है जो दिए जा रहे हैं, वो तर्क ये हैं कि वो कॉमन सेंस के तर्क। कॉमन सेंस से डेमोक्रेसी नहीं चलती। ये एजुकेशन का कॉमन सेंस है, जिसको कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी तो खुली है, कॉलेज तो खुले हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर तो जा रहे हैं, देखिए ये बोल तो रहे हैं, इनके पास में बोलने की आजादी तो है, इनको किसी ने पकड़ लिया है क्या? नहीं, सवाल मेरा नहीं है। सवाल यह है कि विश्वविद्यालय में क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। मैं आपके चैनल पर बोल सकता हूं, लेकिन विश्वविद्यालय में नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने शिक्षक को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिक्षक को एक सरकारी कर्मचारी बना दिया है अपने एक्ट के तहत। आपने शिक्षा को सर्विस सेक्टर में डाल दिया है। अब सर्विस वो सेवा है। अब शिक्षा भी अगर सेवा है तो जाहिर है कि जो पैसा देगा उसी को सेवा मिलेगी। तो जहां शिक्षा को सेवा में कन्वर्ट कर दिया गया हो, जो शिक्षा डेमोक्रेसी में थी, नॉन प्रॉफिटेबल थी, हम ये नहीं देखते थे कि इसमें मुनाफा कितना है, हम ये नहीं देखते। अब जानते हैं अभी दिक्कत क्या आएगी धीरे धीरे। अब देखिएगा, आप ही करेंगे प्रोग्राम, ये भी तय है, आप ही करेंगे। जब सैलरियां नहीं मिलेंगी, इस बार बस जीत जाने दीजिए। नहीं, हम तो चाहते हैं विश्व सर के 10 साल, सर 10 विश्व साल के मोदी जी आ रहे हैं सर। मैं 10 साल कह रहे, मैं तो 100 साल की लिख चुका हूं। मैं तो कह चुका मैं तो चाहता हूं 100 साल रहें और ये बिल्कुल हाँ पाषाण युग में ले जाएं। हाँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो भाई वैसे ही घूमते रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ब्राह्मण लोग हैं। नहीं, घूमते हम लोग तो निकाल भी लेंगे सर। हम तो ये मशरूम खाते नहीं है सर, विदेश विदेश वाले की हमारी उम्र लंबी होगी। हम लोग तो यहाँ पेस्टिसाइड वाला अनाज खाते हैं सर, केमिकल देखिए वाला अनाज खाते हैं सर। सुनिए, वो अनाज वनाज छोड़ दीजिए, अब आप सब छोड़ दीजिए। अब आप सिर्फ हवा खाइएगा और रहिएगा। डेमोक्रेसी में खाली हवा मिलेगी आपको, और वो भी पोल्यूटेड, ठीक शुद्ध है हवा सर। नहीं। ये वैसा पाषाण युग आएगा जिसमें कि सिर्फ प्रदूषित हवा होगी, आपके पास शुद्ध हवा नहीं होगी। पाषाण युग में तो शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था। अब यहाँ न शुद्ध पानी है, न शुद्ध हवा है। तो वैसी कल्पना हम लोग कर लें, और वो दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है। एक और चीज मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं ना और कह रहे हैं, उनसे कहो खाली सिर्फ इतना सा कर दें कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेज में हर विभाग को साल में 2 सेमिनार करने के लिए पैसे दे दें, राष्ट्रीय सेमिनार, वो जिस विषय पे चाहे करें। तो सर मोदी जी के गान करेंगे सर, तो मंजूर है आपको? मोदी नहीं जी वो महान व्यक्ति हैं, भाई, ऐसा अब अगर तक आया अगर नहीं। मान लो पैसे दिए जा रहे, पैसे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं पैसे दिए गए हैं, पोल खुल जाएगी। नहीं, लेकिन आप गान करेंगे तो फिर गान करवाएंगे, करिएगा तो ठीक है। बजट की बता रहा हूं मैं आपको, आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। बजट में हाँ मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर के लिए 50 साल के लिए देने का निर्णय लिया है, इस बार जो अभी बजट आया है। जी। रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों के देने के लिए फैसला नहीं लिया उन्होंने। आपको ये फनी नहीं लगता ये कि प्राइवेट सेक्टर को बिना, मैंने 50 वर्ष के लिए बिना इंटरेस्ट के सीधे पैसा। अब मान लो अगर 1 लाख करोड़ का अगर 5 साल में हिसाब फैलाया जाए तो 20,000 करोड़ रुपया तो पक्का। अब 20,000 करोड़ रुपया प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं उनके लिए 20,000 करोड़ रुपया अलॉट नहीं किया रिसर्च के लिए। सर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं सर, वो बेईमान होते हैं, प्राइवेट वाले सब होशियार होते हैं, सरकारी वाले सब अकर्मण्य होते हैं। वो सुना नहीं सर, कर्नाटक के कोई था मंत्री या क्या सांसद, वो क्या बोल रहा था कि सरकारी सेवा में जो लोग हैं सब बेईमान है, ऐसा बोला था कोई।
नहीं वो तो ठीक है, वो तो सरकारी सेवा में बेईमान तो प्रधानमंत्री भी है। सर वो तो बेदाग है सर, उन पे चिकने घड़े की तरह सर, उस नहीं पे नहीं नहीं, दाग सवाल ही चल नहीं, जाता है। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। ये वह छलनी है जिसमें 7200 छेद हैं। हाँ। ये बेदाग नहीं है, वो बेदाग नहीं, वो बेदाग देखिए नहीं सर, वो सर क्या कीजिएगा। तो ठीक है सर, हाँ, बस तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सच सामने रखा। और अब सवाल ये दर्शकों के सामने है कि उनके वो सच और भी तलाशें, सच एक ही जगह नहीं है, सच जिधर नजर घुमाएं सच है और सच ढूंढे। हमारा काम है ठहरे हुए पानी में पत्थर मार देना और ये बतलाना कि हो क्या रहा है। बाकी आप पाठक जो दर्शक हैं हमारे, वो भी समझे कि कहाँ क्या हो रहा है, जरा देखें आसपास घूम करके, अपने पड़ोस में देखें क्या हो रहा है। तो लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएं, ताकि हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आते रहें। और जगदीश्वर सर जो है इसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जब हम बुलाते हैं आ जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। हम तो खाली एक छेड़ते हैं और सर जो है सारा रख देते हैं सामने। ये बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों का